स्वागत है साथियों। दृष्टि की बुक को हम लोग समराइज़ कर रहे थे, सामान्य विज्ञान। तो आपका रिवीजन कैसे बेहतर हो, इसके लिए हमने उस बुक के नोट्स बनाए हुए हैं। तो उस नोट्स की मदद से आपका बहुत जल्दी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ये मेरे अपने खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, थोड़ा जल्दीबाजी में बनाया गया, तो राइटिंग उतनी अच्छी शायद ना बन पाई हो, लेकिन आपको समझ में अच्छे से आएगा, जिससे कि आपको वो सारी चीज़ें ईजिली मिल जाएंगी। तो आप इसको पढ़ने के बाद जब आप बुक को पढ़ेंगे या फिर आप प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आपके जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट नोट्स है, तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ ब्लड। इसमें जो ब्लड होता है वो क्या है, तो तरल संयोजी ऊतक है। ये शरीर के बाहर का 8% होता है और हमारी बॉडी में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। और जो ब्लड का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है ये। और ब्लड जो होता है ये दो चीज़ों से बना होता है, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल्स, रुधिराणु। तो प्लाज्मा में क्या चीज़ें होती हैं और उसके बाद जो आपके ये रुधिराणु हैं उनमें क्या क्या होंगे, तो उनको हम लोग यहाँ पर अलग अलग देख लेंगे। सबसे पहले प्लाज्मा को डिस्कस करते हैं। देखिए, प्लाज्मा जो है वो आपके ब्लड का 55% होता है। 90 से 92% इसका जल होता है। इसमें प्रोटीन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन। तो देखिए, तीनों जो प्रोटीन है ये यकृत में बनते हैं और इनके अलग अलग काम होते हैं। इनको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जो एल्ब्यूमिन होगा ये यकृत में बनता है और ये जो प्लाज्मा का परासरण दाब है, रक्त प्लाज्मा या जो रक्त प्लाज्मा का परासरण दाब है उसको नियंत्रित करता है। जिसमें ग्लोब्यूलिन है, ये भी यकृत में बनने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है। तो इस शरीर के लिए एक इम्यून सिस्टम में सहायक होता है। इसमें जो फाइब्रोनेजन होता है, इसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये यकृत में बनने वाली प्लाज्मा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनने में सहायक होती है। तो ये तीन आपके प्रोटीन हो गए। इसके अलावा इसमें अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, हार्मोन्स और एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। यहाँ प्लाज्मा की बात हो रही है। इसमें गैसें भी पाई जाती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और कुछ पोषक पदार्थ भी पाए जाते हैं। साथ ही पाया जाता है इसमें एंटीबॉडी यानी कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो ये रहा आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा का बेसिकली काम क्या होता है, तो प्लाज्मा जो होता है वो पचे हुए भोजन और हार्मोन का शरीर में संवहन करता है प्लाज्मा। और जब इसी प्लाज्मा में से जो ये आपके प्रोटीन हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोनेजन, एंटीबॉडी, इन्हीं में से अगर फाइब्रोनेजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाए तो जो शेष प्लाज्मा होगा इसी को कहा जाएगा सीरम। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक अपना ब्लड का पूरा। अब प्लाज्मा का, अब आइए देखते हैं ब्लड कार्पस्कल्स का, इनके बारे में। तो इनमें क्या क्या प्रमुख रूप से हैं, तो तीन हैं। इसमें होंगे इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। इसका मतलब क्या हुआ, तो आरबीसी जो होगा, रेड ब्लड सेल्स, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, तो वो क्या कहलाएंगी, इरिथ्रोसाइट्स। जो डब्ल्यूबीसी हैं यानी कि वाइट ब्लड कार्पस्कल्स, तो ये क्या हैं, ये हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, इनको कहेंगे ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, उनको कहेंगे थ्रोम्बोसाइट्स। तो तीन मेनली ब्लड सेल्स होती हैं कॉर्पस्कल्स। इनमें इनका कंपोजिशन देख लेते हैं। जो ब्लड है, एक चार्ट में मैंने इसको यहाँ पर चार्ट में भी इसको फ्लो बना दिया था ताकि आप इसको समझ पाएँ। तो ब्लड में जो प्लाज्मा वाले भाग में है, ये आपके जो हमने लिखा था इनऑर्गेनिक और मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और प्लाज्मा प्रोटीन, इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो इसको आप ऐसे भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा था। तो उसके बाद आप देखें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है दूसरा ब्लड सेल्स वाला। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ पाएंगे। जो इसमें इनऑर्गेनिक या मिनरल्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो इनको आप देख पा रहे होंगे कि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, ये सभी इसमें आपके इनऑर्गेनिक मिनरल्स में आते हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स में आपके हैं ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, विटामिन्स, ये आपके न्यूट्रिएंट्स प्लाज्मा में जो 55% पाया जाता है इसमें पाए जाते हैं। प्रोटीन को हमने डिस्कस ही किया कि इसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोनोजन और एंटीबॉडीज़ इसमें पाए जाते हैं। तो ये रहा आपका प्लाज्मा, जो ब्लड का अधिकांश भाग है, 55% है। ब्लड सेल्स की बात करें तो इसमें आपका आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, प्लेटलेट्स होगा। तो सबको अलग अलग अभी डिटेल में भी यहाँ पर नोट्स दिए गए हैं। तो देख लेते हैं कि इसमें डब्ल्यूबीसी वाला जो डिवीज़न है, इसमें आपके एड्स वायरस को लेकर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा मैं इनलार्ज करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये आपके ब्लड कार्पस्कल्स में से हैं। तो इसमें देखिए जो एरिथ्रोसाइट्स हैं ये आपकी हैं, ये आरबीसी,
इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जो WBC है इसको देखिए, इसमें कुछ होंगी कणिका युक्त तो कुछ होंगी कणिका विहीन। जो कणिका युक्त होंगी वो होंगी बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। जो कणिका विहीन होंगी इसमें मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होती हैं। तो देखिए जो लिम्फोसाइट है इनमें T और B दो लिम्फोसाइट होती हैं। जब यही T लिम्फोसाइट जो है, जब एड्स वायरस होता है तो क्या करता है, T लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देता है। तो इसके नष्ट होने से क्या होता है कि ये बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। तो एड्स जो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, सिंड्रोम वायरस है एड्स जिसको कहते हैं, तो ये मेनली हमारा अफेक्ट कहाँ करता है, तो ये आपके जो रक्त कणिकाएं हैं उनमें आपके WBC का एक पार्ट है T लिम्फोसाइट्स। तो इसको लेकर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि किसको एड्स वायरस नष्ट करता है, तो T लिम्फोसाइट्स को नष्ट करता है। तो यहाँ से आप इसको समझ पाएंगे। अब इनकी डिटेल थोड़ा देख लेंगे क्योंकि ये तो एक फ्लो चार्ट है जो आपको यहाँ पर समझने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। अब एक एक को पढ़ेंगे, थोड़ा सा कुछ टर्म है उनको देख लेते हैं, फिर नीचे आप देख पा रहे होंगे कि रेड ब्लड जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं उनको डिटेल में पढ़ाया गया है। तो पहले दो तीन जो बातें हैं जैसे हीमोपाइसिस और रेड बोन मैरो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब हम लोग RBC, WBC और प्लेटलेट्स को आगे डिफाइन करेंगे। तो जो हीमोपाइसिस है इसमें क्या देखेंगे, तो इसमें जो आपकी RBC, WBC, DC लिखा गया ये BC है। तो RBC, WBC और प्लेटलेट्स जो हैं वो बनने की क्रिया क्या कहलाती है, हीमोपाइसिस कहलाती है। और ये बनती कहाँ है, तो जो ये बनने की क्रिया है प्रारंभिक जो भ्रूण होता है एम्ब्रायो, तो उसकी क्रिया जो है योग सैक में होती है और बाद में ये लीवर में होती है। ठीक है, 3 से 7 के महीने में भ्रूण में यह क्रिया जो है ये आपके प्लीहा यानी कि स्प्लीन में होती है। जन्म से लेकर वयस्कों में जो रेड बोन मैरो होती है उसमें होमोपाइसिस होती रहती है। तो रेड बोन मैरो का नाम आया है, तो ये क्या है, तो जो ये रेड बोन मैरो है एक प्रकार का ऊतक है। और ऊतक कहते हैं किसको हैं, तो जो ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर के एक ग्रुप बना लेती हैं और कोई एक पर्टिकुलर काम करती हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाती हैं, टिश्यू, ऊतक। तो ये जो रेड बोन मैरो है ये एक प्रकार का ऊतक है जो कुछ हड्डियों के अंदर पाया जाता है। तो ये कुल कौन कौन सी हड्डियाँ हो सकती हैं, तो आपकी स्कल यानी कि खोपड़ी की हड्डी हो सकती है, रिब्स यानी कि पसलियाँ हो सकती हैं, स्टर्नम हो सकता है, फीमर हो सकता है, पेल्विस हो सकता है। मतलब जो मजबूत हड्डियाँ हैं उनके बीच में आपका ये रेड बोन मैरो पाया जाता है, जहाँ पर आपका हीमोपाइसिस की क्रिया संपन्न होती है। अब हमने कहा था कि जो हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से RBC, WBC, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो RBC को देखिए, RBC यानी कि एरिथ्रोसाइट्स। तो RBC कैसी होती हैं, तो गोलाकार होती हैं, द्वि अवतल लेंस की भांति, यानी कि जैसे एक बटन का आकार हो और बीच में दोनों तरफ से दबा हो। और ये इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक विहीन होती हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है, RBC, WBC में आपका डिफ्रेंशिएट भी करने के लिए आ सकता है। तो RBC गोलाकार होंगी, द्विअवतल लेंस की भांति होंगी, केंद्रक विहीन होंगी। और अगर सबसे बड़ी RBC की बात करें तो ये उभयचर में पाई जाती है। अगर संख्या की बात करें कितनी पाई जाती है, तो पुरुषों में थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है, 5 मिलियन पर mm³ पाई जाती है, और महिला में जो है 4.5 मिलियन पर mm³ पाई जाती है। अगर जीवन काल देखें तो RBC का जीवन काल जो होता है 120 दिनों का होता है, अधिक होता है। अभी जब इसको आप WBC पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें काफ़ी डिफरेंस। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर किडनी द्वारा एक हार्मोन जो है एरिथ्रोपोएटिन स्रावित होता है, तो ये RBC के निर्माण को प्रेरित करता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है यही ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो यानी कि अगर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही तो किडनी क्या करेगी, एक हार्मोन स्रावित करेगा, कौन सा, एरिथ्रोपोएटिन, और वो RBC के निर्माण को प्रेरित करेगा। तो RBC से संबंधित यहाँ पर कई पॉइंट्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और इसमें जो हीमोग्लोबिन आपका एक शब्द आया है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है इसका लौह भाग जो है वो है हीम, और जो प्रोटीन है वो ग्लोबिन द्वारा बना होता है, यानी कि लोह भाग हीम और प्रोटीन जो है ग्लोबिन द्वारा बना होता है। जब RBC की संख्या अधिक बढ़ जाती है तो उसको कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। क्या कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया। कब, जब RBC की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। अब इसमें कुछ टर्म्स आएंगे उसको भी थोड़ा सा समझेंगे, RBC से रिलेटेड हैं, क्योंकि दरअसल जब PT के पर्पज़ से हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो थोड़ा उसको समझने की कोशिश करेंगे कि जब अनुपयोगी RBC होती हैं तो उनका विनाश जो होता है वो क्या कहलाता है, हीमोलिसिस। तो वो कहाँ होता है, वो 3 जगह होता है, प्लीहा, अस्थिमज्जा और यकृत में, यानी कि स्प्लीन, बोन मैरो, लीवर में होता है। ठीक है, इसी से संबंधित एक आपको टर्म मिलेगा, सिकल सेल एनीमिया। क्या है ये, तो ये रक्त से संबंधित एक बीमारी है। इसमें क्या होता है कि म्यूटेशन प्रक्रिया होती है हीमोग्लोबिन जीन में। म्यूटेशन का मतलब उत्परिवर्तन, जो अपने आप उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो इस रोग में क्या होता है कि जो RBC होती है ना वो दराती के आकार की हो जाती है। दराती देखा होगा ना,
तो दराती के आकार की हो जाएगी। तो दरअसल ये अफ्रीकी देशों के ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर मलेरिया रोग काफ़ी फैला हुआ है। तो इस रोग में व्यक्ति मलेरिया के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर आ जाती है और वो मलेरिया से प्रभावित नहीं होता है। तो ये प्रभावित व्यक्ति के लिए लाभदायक सिद्ध होता है कि उसको मलेरिया नहीं होता है। तो ये पूछा था कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो किसके लिए बेनिफिशियल होगा, तो मलेरिया के लिए। ठीक है, तो ऐसा इसमें क्या होता है कि आरबीसीज जो होती हैं वो दराती के आकार की हो जाती हैं। तो ये से भी आप इसको समझ पाएंगे। एक वर्ड आता है थैलेसीमिया। क्या होता है ये थैलेसीमिया? थैलेसीमिया एक्चुअली क्या होता है कि जब कुछ कारण से हीमोग्लोबिन कम बनता है या अच्छे तरीके से नहीं बनता है तो क्या होता है, इस कारण में उत्पन्न होने वाले रोग को क्या कहते हैं? थैलेसीमिया कहते हैं। इसको थैलेसीमिया कहते हैं। जो स्प्लीन है ना, यानी कि प्लीहा, इसको कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। क्यों? क्योंकि जो आपकी डेड आरबीसीज होती हैं उनका विखंडन या निपटान जो होता है वो आपके स्प्लीन यानी कि प्लीहा में होता है, यानी कि आके वहीं पे दफन हो जाएंगी। तो क्या होगा कि उसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहेंगे, प्लीहा को। तो आरबीसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और ये जो आरबीसी की संख्या आपने पता करी अभी, तो उसकी संख्या जो है किससे ज्ञात की जाती है? तो हीमोसाइटोमीटर से इसकी संख्या ज्ञात की जाती है। तो हमने टर्म जाना आरबीसी से रिलेटेड, आरबीसी के कई फैक्ट जाने, आरबीसी कैसे होती हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, जीवन काल कितना होता है, इनकी अगर मात्रा कम होने लगे तो कौन हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के बारे में जाना, पॉलीसाइथीमिया के बारे में जाना, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इनके बारे में हमने देखा। और बहुत कम समय में जो आपको बुक से शॉर्ट आउट करना पड़ेगा वो मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से नोट कर दिया है। अब थोड़ा सा देखते हैं WBC के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी इम्यून सिस्टम से जुड़ी होती हैं। ल्यूकोसाइट्स इनका नाम है, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो इसमें क्या होगा कि इनका जो आकार होगा रचना में अमीबा के समान होती हैं, है ना। और केंद्रक इनमें पाया जाता है। आरबीसी में नहीं पाया जाता था, इसमें केंद्रक पाया जाता है। अब इनका निर्माण कहाँ कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है, लिम्फ नोड्स में होता है, यकृत और प्लीहा में भी होता है। तो ये इनके निर्माण के स्थल हैं। और ये रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती हैं, यानी कि ब्लड कॉर्पस्कल्स में सबसे बड़ा साइज़ किसका होगा? WBC का होगा। इनकी जो संख्या होती है वो 5000 पर mm³ होती है। उनकी क्या थी? उनकी मिलियन में थी। देखिए उनकी आप देख पा रहे होंगे कि पुरुष में 5 मिलियन पर mm³ और महिला में 4.5 मिलियन पर mm³। लेकिन जब WBC की बात करेंगे तो WBC देखिए आपका कितना है? तो WBC की संख्या जो है 5000 पर mm³ होती है। इसका जीवन काल जो है वो 10 से 13 दिन होगा, जबकि आरबीसी का देखें तो जीवन काल कितना था? 120 दिन था। ठीक है, तो ऐसे दोनों को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब आप पॉइंट आउट करेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। जब हम एक ग्राफ को बाइफरकेट कर रहे थे तो मैंने बताया कि WBC जो है वो दो तरीके से थी, दो पार्ट में डिवाइडेड थी, कणिका में थी, अकणिका में, यानी कि इसको कहेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट्स। तो जो ग्रेन्युलोसाइट्स होंगी WBC यानी कणिका में जो होंगी, उनमें कुछ के नाम इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे अग्रेन्युलोसाइट्स के। तो सबसे पहले WBC में जो पहला टाइप है उनमें 3 हैं, बेसोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं। ये जो बेसोफिल्स हैं क्या है? तो ये क्षारीय, मेथिलीन और ब्लू रंग की एलर्जी के लिए उत्तरदायी होती हैं। जो इओसिनोफिल्स होती हैं ये अम्लीय लाल रंग की होती हैं, परजीवियों का भक्षण करती हैं, एलर्जी, अस्थमा, फीवर में इनकी संख्या बढ़ती है। जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये जीवाणु भक्षण, पश निर्माण आदि में भाग लेती हैं। अब देखिए जो अग्रेन्युलोसाइट्स WBC हैं, इनमें कौन कौन से हैं? तो इनमें पहला होगा मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स जो होती हैं अत्यधिक सक्रिय जीवाणु भक्षी फैगोसाइटिक साइकिल्स, यानी कि जीवाणु भक्षी कोशिकाएं होती हैं। इनमें किडनी शेप्ड एक केंद्रक भी पाया जाता है मोनोसाइट्स में। इसके बाद इसमें अगला देखेंगे लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स एग्रेनुलोसाइट्स में ही, लिम्फोसाइट्स में क्या होगा? तो मैंने आपको डिवाइड करके बताया था, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो इसमें जो टी लिम्फोसाइट था यही था, एड्स से प्रभावित हो रहा था। तो इसमें लिम्फोसाइट्स जो होती हैं सबसे छोटी WBC है, जो जीवाणु भक्षी नहीं होती है। तो लिम्फोसाइट यानी कि ये जीवाणु भक्षी तो होती है, इसमें क्या होगा कि ये जो आपकी लिम्फोसाइट्स हैं तो सबसे छोटी WBC हैं ये, और ये जीवाणु भक्षी नहीं होती। ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एड्स होने पर जो टी लिम्फोसाइट्स हैं इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। इसको हम लोगों ने पहले भी देखा था। तो आरबीसी देख लिया, WBC देख लिया। अब थोड़ा सा देखते हैं रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में। जो रुधिर प्लेटलेट्स हैं इनको क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइट्स कहेंगे। तो थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स ये क्या होती हैं? तो ये अनियमित आकार की कोशिकाएं हैं जो अत्यधिक बड़ी कोशिका मेगा कैरियोसाइट्स अस्थिमज्जा की विशेष कोशिका के विखंडन से ये बनती हैं। इनकी संख्या 3 लाख पर mm³ होती है। जीवन काल देखें तो इनका 1 सप्ताह का होता है। तो तीनों में थोड़ा कंपैरिजन कर लेंगे एक चार्ट में, तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ये क्या करती हैं? तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रावण करती हैं जो रक्त स्कंदन में सहायक होता है। रक्त स्कंदन क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग, खून का जमना, थक्का बनना।
थ्रोम्बोप्लास्टिन। जब आपका भाई कहीं पे घायल हो जाएंगे तो जब ब्लड निकलने लगता है तो कैसे बंद होगा, तो वो ब्लड क्लॉट होगा तभी बंद होगा ना। तो क्या होता है कि चोट लगने पर जो घायल प्लेटलेट्स होती हैं प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित करती हैं, तो जो क्या होता है ब्लड क्लॉट प्रारंभ कर देता है। तो ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया जो होती है वो 2 से 8 मिनट में संपन्न हो जाती है, यानी कि जब आपका ब्लड होता है तो वो अगर बहने लगता है तो 2 से 8 मिनट में वो बंद हो जाता है। घायल ऊतक या जो रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं, इसको यहाँ पर अगर इसको हम ग्राफ के जरिए देखें तो वो क्या करेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन को उत्प्रेरित करेंगे। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है उसको थ्रोम्बोकाइनेज में परिवर्तित करेगा, और वो थ्रोम्बोकाइनेज यानी कि कैल्शियम के उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, और फाइब्रिनोजन जो है फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। तो जो ये फाइब्रिन होगा वो रुधिर कोशिकाओं के साथ मिलकर के रक्त का थक्का बना देगा। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि किसके साथ मिलकर, तो फाइब्रिनोजन जो होता है वही आपका फाइब्रिन बनाता है तंतु, और फाइब्रिन तंतु रुधिर कोशिकाओं के साथ मिलकर रक्त का थक्का बना देती हैं और खून बहना बंद हो जाता है। तो ये रहा आपका ब्लड क्लॉटिंग का, इसको भी आप इसको लेकर के डिटेल में आप बुक से पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं रुधिर प्लाज्मा के जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है, इनका निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है और विटामिन के की सहायता से होता है। तो ये रहा हमारा पूरा कंपोजिशन ऑफ ब्लड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं आपके ए एंड बी और ए बी और ओ, तो ये 4 जो ग्रुप हैं इनके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, और न केवल पढ़ेंगे, इनको यहाँ पर हम लोग समझने की ये कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन के जरिए कि जैसे एक पिता का वर्ग ए है और माता का ओ है, तो बताइए उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो कैसे इसको निकालते हैं, क्या होते हैं जेनोटाइप, और कैसे किसका जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो कैसे करते हैं, किसको कैसे ब्लड देते हैं, इसको याद नहीं कराऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा ऐसे कि आपको आसानी से याद हो जाए और आप बहुत अच्छे से उसको बता पाएंगे कि हाँ जो अगली संतान होगी वो किस ब्लड ग्रुप का हो सकता है, संभावना है, और किसकी बिल्कुल नहीं होगी, यानी कि वो असंभव है। तो उसमें RH फैक्टर वगैरह की भी बात करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। तो इस पर एक अगला वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, तो आपको ब्लड ग्रुप वाला जो पार्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।